प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत नेपोलियन बोनापार्ट के संदर्भ में चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति की एक देन नेपोलियन बोनापार्ट के तौर पे हमें दिखाई देती है। नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में फ्रांस के लोगों में राष्ट्रवाद की लहर पर जो जन्मी थी और फ्रांस ने यूरोप में जो अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, वह इस क्रांति की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। लेकिन इसी के साथ साथ इसी राष्ट्रवाद ने नेपोलियन बोनापार्ट का भी पतन कर दिया था। तो आज हम नेपोलियन बोनापार्ट के संदर्भ में चर्चा करेंगे। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप पर अजासियो नामक नगर में हुआ था। इसके पिता कार्लो बोनापार्ट, माता लेटिसिया रेमालिनो थी। नेपोलियन के पिता फ्रेंच दरबार में कोर्सिका द्वीप का प्रतिनिधित्व करते थे। नेपोलियन ने अपनी शिक्षा पेरिस के सैनिक स्कूल में प्राप्त की थी। शीघ्र ही उसे सेना में लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त हो गया था। नेपोलियन 16 सितंबर 1793 ईस्वी को तूलो के बंदरगाह से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया गया। राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन भी इसी नगर में हो रहा था। नेपोलियन ने प्रतिक्रियावादी तत्वों से महासभा के सदस्यों की रक्षा की। इस पर नेपोलियन ने अपनी योग्यता, कुशलता, साहस का पूरा परिचय दिया। इसी कारण 1794 ईस्वी में उसे सेना में प्रधान तोपची नियुक्त कर दिया गया। 5 अक्टूबर 1795 ईस्वी को डायरेक्टरी शासन में राजतंत्र के समर्थकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया। नेपोलियन ने उनके विद्रोह को दबाने में फ्रांस के सेनापति बरास की मदद की। इस विद्रोह पर विजय के कारण उसे आंतरिक सेना का जनरल नियुक्त कर दिया गया। इसी समय उसका विवाह जोसेफाइन बोहार्नेस नामक प्रभावशाली महिला से हो गया। फ्रांस के युद्ध मंत्री कार्नो द्वारा नेपोलियन की योग्यता से प्रभावित होकर इटली विजय का अभियान उसे सौंप दिया गया। नेपोलियन ने लोदी के पुल व रिवोली के युद्ध में जनवरी 1797 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को पराजित किया। उसने 18 अप्रैल 1797 ईस्वी को लियोबेन की विराम संधि की। 17 अक्टूबर 1797 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने कैमोफोर्निया की संधि की। इस संधि ने इटली में फ्रांस को सर्वोच्च बना दिया। अब नेपोलियन की वीरता, कुशलता, रणनीति को लेकर फ्रांस में किंवदंतियां बनने लगी। नेपोलियन ने मिस्र को युद्ध में परास्त करने के पश्चात इंग्लैंड के उपनिवेश भारत में मराठों को सहयोग कर इंग्लैंड पर विजय की योजना बना ली थी। मगर अगस्त 1798 ईस्वी में नील नदी के युद्ध में नेपोलियन को इंग्लैंड की जल सेना के सेनापति नेल्सन ने हरा दिया। उधर डायरेक्टरी का शासन फ्रांस में कुशलता के कारण लोकप्रिय नहीं रहा था। नेपोलियन की विजय डायरेक्टरी की अयोग्यता के कारण पुनः हार में बदल रही थी। फलतः नेपोलियन ने फ्रांस पहुंचने का निर्णय लिया। नेपोलियन ने फ्रांस पहुंचते ही अनुभव किया कि वह सही समय पर आया है। उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि मैं कुछ समय पूर्व आता तो शीघ्रता होती, यदि कुछ समय बाद आता तो देर हो जाती। मैं ठीक समय पर आया हूँ, अब नाशपाती पक चुकी है। उसने डायरेक्टरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिनकी भ्रष्टता से फ्रांसीसी जनता परेशान थी। अब शासन शक्ति 3 कौंसिलों को सौंप दी गई। नेपोलियन स्वयं प्रधान कौंसिल बना। इन कौंसिलों को निम्नलिखित कार्य करने थे: फ्रांस में शांति व्यवस्था की स्थापना, नई विधि संहिता युक्त संविधान का निर्माण, यूरोपीय देशों के साथ में शांति संधि करना। इन कौंसिलों ने क्रांतिकाल का चौथा संविधान बनाया, जिसमें शासन की कार्यपालिका शक्ति 3 निर्वाचित कौंसिलों को सौंप दी, जिनका कार्यकाल 10 वर्ष निश्चित किया गया। नेपोलियन प्रथम कौंसल, कैम्बेसेरी द्वितीय कौंसल, लेब्रून तीसरा कौंसल बना। यद्यपि गणतंत्र का दिखावा किया जा रहा था, लेकिन वास्तविक शक्ति नेपोलियन के हाथ में थी। वही अप्रत्यक्ष रूप से शासक था। नेपोलियन को 1802 ईस्वी में उसके संपूर्ण जीवन के लिए कौंसल नियुक्त कर दिया गया। 2 दिसंबर 1804 ईस्वी को नेत्रे दामे चर्च में नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया। नेपोलियन ने फ्रांस के सम्राट बनने के पश्चात अन्य देशों से युद्ध किए। जैसे 1805 ईस्वी को ट्राफलगर के युद्ध में इंग्लैंड के सेनानायक नेल्सन ने नौसैनिक के युद्ध में नेपोलियन को पराजित किया।
यद्यपि इसमें नेल्सन मारा गया, लेकिन इस निर्णायक युद्ध ने नेपोलियन की समुद्र में इंग्लैंड को पराजित करने की योजना सदैव के लिए समाप्त कर दिया। 2 दिसंबर 1805 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया के युद्ध में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया व प्रसा की संयुक्त सेना को पराजित किया। फ्रांस व ऑस्ट्रिया प्रसा के मध्य प्रेसबर्ग की संधि हुई। इस संधि में ऑस्ट्रिया को बहुत अपमानित होना पड़ा। नेपोलियन ने इस संधि के माध्यम से जर्मनी व छोटे छोटे राज्यों को मिला राइन संघ का निर्माण किया। इस नए जर्मन संघ ने नेपोलियन को अपना संरक्षक बना दिया। अब नेपोलियन राजाओं का निर्माता कहलाने लगा। इस संधि के माध्यम से नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस को पवित्र रोमन सम्राट का पद त्यागने को मजबूर कर दिया। इस राइन संघ के निर्माण में प्रसा को नाराज कर दिया गया। 14 अक्टूबर 1806 ईस्वी को जेना और ओरेस्टेड के युद्ध में फ्रांस ने प्रसा को पूर्णतः पराजित कर दिया। फलस्वरूप फ्रांस व प्रसा में राइन नामक संधि हुई। अब नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर उसे पराजित करने की योजना बनाई। 14 जून 1806 ईस्वी को फ्रीडलैंड के युद्ध में रूस पराजित हुआ। 8 जुलाई 1807 ईस्वी को रूस व फ्रांस के मध्य टिलसिट की संधि हुई। इस संधि में रूस ने राइन संघ को मान्यता दे दी, साथ ही इंग्लैंड से व्यापार नहीं करने की भी अपनी सहमति प्रदान कर दी। इस संधि के समय नेपोलियन अपने विजय शिखर के उच्चतम बिंदु को प्राप्त कर चुका था। इंग्लैंड को छोड़ प्रत्येक यूरोपीय देश उसके अधीन था। नेपोलियन द्वारा विद्रोही पादरियों, सामंतों, कुलीनों को पुनः फ्रांस में आमंत्रित कर उन्हें वहां बसा दिया गया। सरकारी सेवाओं को सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया। ये शासन व्यवस्था की सुधार की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। फ्रांस को विभागों को उप विभागों में बांटा गया। नेपोलियन द्वारा इन जिलों में सैनिक अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया। इसी प्रकार नेपोलियन ने आर्थिक सुधार किए। 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कर दी। शराब, नमक, तंबाकू पर कर बढ़ाया गया। खाद्य सामग्री का वितरण एवं यातायात व्यवस्था सुचारू कर दी गई। करों की वसूली सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से की जाने लगी। पोप के साथ समझौता। कोनकार्दा की संधि 1801 ईस्वी। चर्च को राज्य के नियंत्रण में माना गया। क्रांति काल में किसानों द्वारा हड़पी गई चर्च की संपत्ति व जमीन पर किसानों का अधिकार माना गया। संविधान के प्रति सम्मान व उसके अनुसार शपथ लेने पर पादरियों को जेल से मुक्त कर दिया गया। कैथोलिक मजहब को फ्रांस का मुख्य मजहब घोषित कर दिया गया। नेपोलियन ने मजहब का उपयोग सत्ता बनाए रखने के लिए किया। उसके शब्दों में, मैं मिस्र में मुस्लिम हूँ, फ्रांस में कैथोलिक। नेपोलियन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधार, जैसे शिक्षा संबंधी सुधार। नेपोलियन जानता था कि क्रांति की शुरुआत बौद्धिक वर्ग से होती है, अतः उसने विश्वविद्यालयों के अधिकारियों व प्राध्यापकों की नियुक्ति का कार्य स्वयं के हाथ में रखा। व्यावसायिक शिक्षा को भी महत्व दिया। शिक्षक, सरकारी कर्मचारी बन नेपोलियन की नीतियां पढ़ाने लगे। शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा में विभाजित किया गया। मजहब को शिक्षा से अलग कर दिया गया। चर्च का नियंत्रण शिक्षा पर से समाप्त कर दिया गया। पाठ्यक्रम में पारिवारिक अनुशासन व सैनिक शिक्षा को सम्मिलित किया गया। माध्यमिक स्तर पर लाइसी नामक विद्यालय एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल विद्यालय खोले गए। विधि संहिता। नेपोलियन द्वारा समस्त असंगत व असंख्य कानूनों को समाप्त कर उन्हें फ्रांस की व्यवस्था के अनुरूप बनाया गया। इन कानूनों को बनाते समय समानता, मजहब, सहिष्णुता, नैतिकता, संयुक्त परिवार व्यवस्था, अनुशासन, देशभक्ति, संपत्ति का व्यक्तिगत अधिकार इत्यादि को महत्व दिया गया। पादरी वर्ग के प्रभाव को दूर करने के लिए सिविल मैरिज और तलाक को मान्यता दी गई। नेपोलियन संयुक्त परिवार प्रथा में पिता को सर्वप्रमुख स्थान देता था। परिवार में स्त्रियों व पुत्रों की स्थिति पुरुष मुखिया से नीचे थी। मुखिया पुरुष परिवार की समस्त संपत्ति का मालिक था। वह बिना किसी की सलाह से उसका विक्रय कर सकता था। नेपोलियन ने पारिवारिक अनुशासन व्यवस्था पर भी जोर दिया। कानून का शासन, योग्यता के अनुसार पद, कानून की समक्ष समानता इत्यादि को फ्रांस में लागू कर दिया गया। कानूनों को क्रमबद्ध कर संहिताबद्ध कर दिया गया। नेपोलियन ने संपत्ति के व्यक्तिगत अधिकार को मान्यता देते हुए किसानों को भूमि का मालिक बना दिया। महाद्वीपीय व्यवस्था। नेपोलियन इंग्लैंड को व्यापारियों का देश मानता था। नेपोलियन प्रत्यक्ष युद्धों में इंग्लैंड से हार चुका था, अतः उसने इंग्लैंड की असली शक्ति व्यापार वाणिज्य को नष्ट कर उसे अप्रत्यक्ष युद्ध में हराने की ठान ली। 1806 ईस्वी में बर्लिन आज्ञापति द्वारा इंग्लैंड की नाकेबंदी कर दी गई।
इंग्लैंड के साथ अन्य यूरोपीय देशों का भी व्यापार अवैध घोषित कर दिया गया। इसी व्यवस्था को महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं। दूसरी ओर इंग्लैंड ने भी ऑर्डर इन काउंसिल पास कर दिया। उसने नेपोलियन के पक्षधर देशों की नाकेबंदी, जहाज़ों को पकड़ने व उन्हें नष्ट करने का आदेश दिया। महाद्वीपीय व्यवस्था फ्रांस के लिए घातक सिद्ध हुई, स्वयं नेपोलियन के लिए भी घातक सिद्ध होती है। यह आत्महत्या के समान था। फ्रांस को यूरोप के व्यापार का केंद्र बनाने का प्रयास घातक सिद्ध हुआ। महाद्वीपीय व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नेपोलियन को और नए प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने को पर बाध्य कर दिया। इसने फ्रांस की आर्थिक स्थिति पर घातक प्रभाव डाला।